बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मीशत के हवाले से। हमारी एक्सपोर्ट क्यों जमूद का शिकार हैं, क्या चार्टर ऑफ इकानमी होना चाहिए जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। आज के जो सनतकार हैं, ताजर हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, क्या अदारों की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। ख़ास तौर पे टैक्स के हवाले से बात हो, FBR के हवाले से बात हो, तो इसके हवाले से भी बड़े तफसात जो हैं वो ताजर बरदरी के सामने की तरफ से देखने में आते हैं। तो आज इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए जिस मेहमान को हमने आज स्टूडियो में दावत दी है, आपसे तारफ़ कराता चलूँ। ज़की एजाज़ साहब हैं जी, वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ज़की साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा ज़की साहब कि पाकिस्तान के अंदर जब से हमने भी होश संभाला है, 50 साल से भी यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो नागुज़ीर है, मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, बेहतरी आएगी। आज हम माशी तौर पे कहाँ खड़े हैं और आगे की सिमत क्या हमारी दुरुस्त है? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यहाँ पर वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों का बड़ा वाज़िया तौर पर उन्होंने मेंशन किया है। एक है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो आपका एक और सवाल था कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही और जमूद का शिकार है। देखिए, हम इस वक्त रीजन के अंदर अनकम्पिटिटिव है। हम 35% से 38% हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है रीजन में। उसमें सबसे पहले मैं एनर्जी पे बात करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी पे बात करना चाहूँगा कि इस वक्त जो रीजन में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, इंडोनेशिया में 7 सेंट है, श्रीलंका में 6 सेंट है, वियतनाम में 8 सेंट है और इंडिया में भी तकरीबन 8 सेंट के मुताबिक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो करंट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की 12 सेंट वो 12.5 सेंट है, जिसके लिए FPCCI और पूरी बिज़नेस कम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुस्तकिल रिक्वेस्ट कर रही है कई महीनों से कि इसको 9 सेंट फौरी तौर पर कर दिया जाए और ग्रेजुअली इसको फिर 7 सेंट पर लाया जाए। देखिए, इसमें एक तो गवर्नमेंट जो है 131 अरब की सब्सिडी दे रही है। देखिए, हम एज ए फेडरेशन हम चाहते हैं कि जो 300 यूनिट वाले या 500 यूनिट वाले हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट से क्यों आप लेकर दे रहे हैं? वो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से उनको सब्सिडी दे। तो अगर आप 131 बिलियन की अगर सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो इससे 4 से 5 रुपये यूनिट का फ़र्क पड़ता है। तो ये इससे आपकी बिजली की प्राइस कम हो सकती है। इसी तरह जो इस वक्त हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, इस वक्त मैं और आप सर मिलकर 17.5 रुपये इस वक्त हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं और इसका खर्चा है कि ये और बढ़ेंगे क्योंकि ग्रिड से बिजली का जो इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 40,000 मेगावाट पाकिस्तान में सोलर लग चुका हुआ है। गवर्नमेंट के अदाद शुमार के मुताबिक 19,000 मेगावाट है, क्योंकि वो नेट मीटरिंग्स के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं और इसमें तकरीबन 400 से 500 अरब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यहीं पर मैं सोलर के हवाले से बात करना चाहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ पे फैसला करने जा रही है कि जो नेट मीटरिंग से वो जो बिजली बाईबैक करती है वो 29 रुपये में इस वक्त ले रही थी, उसको वो 11 रुपये करने जा रही है। इसी के साथ साथ एक और जुल्म जो हुआ है वो पंजाब गवर्नमेंट ने 4 पैसा इलेक्ट्रिक टैक्स लगा दिया है उसके ऊपर 500 यूनिट से ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट ने 2018 से ये वाली गवर्नमेंट, इससे पहले वाली गवर्नमेंट कहती रही कि हमें ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना है, लेकिन अब उसके अंगेज उसको डिस्करेज किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर बिजली का यूनिट जो है वो 9 सेंट किया जाए। इसी तरह मैं अगर गैस की बात करूँ, इस वक्त तकरीबन 3900 MMBTU गैस की प्राइस है। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसे 2400 रुपीज़ पर MMBTU किया जाए। हमारे पास बिजली भी एक्सेस है और हमारे पास गैस भी एक्सेस है और इसके बावजूद पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है। अगर मैं गैस की बात करूँ तो शहर लाहौर के अंदर रात को गैस अवेलेबल नहीं होती, रात को चली जाती है और सुबह को आती है, और दिन में भी कहीं जगहों पर गैस नहीं होती है। जबकि हमने गैस सरप्लस खरीदी हुई है
हमारे पास 7,500 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 10.5% है। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने 2 सालों में उसको 22% से 10.5% किया है, लेकिन जो दिसंबर का CPI इंडेक्स था वो 2.7% था। और हमारे जो रीजन में जो टैक्स है इस वक्त, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो मिनिमम इस वक्त जो है वो थाईलैंड में है 1.75%, ताइवान में 2% है, चाइना में 3.45% है, कंबोडिया में 3% है, वियतनाम में 4% है, इंडोनेशिया में और इंडिया में 5.25% है, और पाकिस्तान में इस वक्त 10.5% है। अभी हालिया जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें स्टेट बैंक गवर्नर ने ये कहा कि हमें ख़तरा है कि मुल्क में बूम और बस्ट ना हो जाए इकॉनमी। देखिए, इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये बात बताना चाहूँगा गवर्नर स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर साहब को कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त मुर्दा हो चुकी हुई है। हमारी जो शरह नमू है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ है वो 2.5% की है। तो इस वक्त हमारी GDP नेगेटिव है किस्म की। अगर हमने उसको 6-6.5% पे लेके जाना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और इंटरेस्ट को जल्द से जल्द 9% और ग्रेजुअली इसको 6% पे लाना पड़ेगा। इसी तरह एक मिनट ज़की साहब, एक मिनट, आपने तो बहुत ही तफसील से सारा अपना पढ़ दिया और बता दिया, लेकिन इसके अंदर ऑफ कोर्स बैठे हैं, कोई सवाल तो साथ साथ चलने हैं ना। तो मुझे तो ऐसे लगा कोई वीलॉग स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर मुझे ये बताइएगा कि जो आपने ज़िक्र किए सारे इन चीज़ों का, सेंट के, पैसों के, कि हम 12.5 समथिंग ख़रीद रहे हैं, और रीजन के अंदर आपने ज़िक्र भी किया कि कहीं पे 7 है तो इंडिया के अंदर 8 सेंट के ऊपर बिजली है। हमारी इंडस्ट्री किस तरह दुनिया के साथ मुकाबला करेगी इतनी महंगी बिजली ख़रीद के? और इसके वजह से एक तो जहां एक्सपोर्ट कम होगी, दूसरा हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रियां भी बंद हो रही हैं, उनकी क्या वजह? जी, यही मेन रीज़न है कि इस वक्त टेक्सटाइल के 150 से ज़्यादा यूनिट पाकिस्तान में बंद हो चुके हुए हैं। और जो बाकी इंडस्ट्री भी जो है पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रही है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, वो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। यही जो चीज़ें मैंने पहले जो आपको मेंशन की है, इसके साथ साथ एक और जो मेन इस वक्त इशू है वो टैक्सेशन का है पाकिस्तान के अंदर, जो 55% से लेके 65% तक है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना सेटअप वाइंड अप करके जा रही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो टैक्सेशन है कि एक तरफ कंपनीज 55-65% टैक्स पे कर रही हैं और दूसरी तरफ जो है ही नहीं टैक्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा खुला तजाद है, जिसकी वजह से हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना जो वाइंड अप करके जा रही हैं। हमारी अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको जो कंपनीज़ के ऊपर जो इनकम टैक्स है इसको 20% किया जाए और जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर 15% किया जाए। और इसी तरह जो सुपर टैक्स है, नो डाउट कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सुपर टैक्स और टर्न ओवर टैक्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जब तक आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप कम नहीं करेंगे, ये एक चीज़ कम करने से मसला हल नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और बाकी उनकी कैबिनेट से, उनकी टीम से, कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हमने टाइमली फ़ैसला ना किया तो जो बाकी इंडस्ट्री इस वक्त जो वेंटिलेटर पे है, हमें खदशा है कि वो भी बंद हो जाएगी और हमें हो सकता है कि IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाना पड़े। आपके इल्म में भी है और हमारे इल्म में भी है कि इस वक्त जो FBR का जो रेवेन्यू था 5 से 6 महीनों का, वो उसमें खातिर ख्वाह कमी आ चुकी है। ये भी एक बहुत अलार्मिंग बात है। और इसी तरह जब मैंने शुरू में बात की, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, IMF की 186 पेजेस की रिपोर्ट है, डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों का उन्होंने पॉइंट आउट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है। तो मैं समझता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर पहले FBR की बात भी हम कर लेते हैं कि ये जो सनतकार हैं, ताजर बरादरी है, जहां आपने कहा कि टैक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका तो तहफ़्ज़ात ये भी हैं कि अदारे काम नहीं करने देते, यानी FBR आके काम नहीं करने देता। वो पता नहीं 26 के 36 अदारे हैं जी, कहते हैं वो जो हैं काम नहीं करने देते। और टैक्स में भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा स्क्वीज़ किया जाता है जो पहले ही टैक्स दे रहे होते हैं।
बानिस्बत के वो जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा करें, तो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाया जा रहा है। जी काशिफ साहब, आपने बड़ी ही जैसे कहते हैं निशानदेही की है बड़ी अहम पॉइंट की तरफ। देखिए, आज से अगर हम 4 साल या 5 साल पीछे जाएं तो FBR का जो रेवेन्यू था वो था तकरीबन 6000 अरब या 6900 अरब। लास्ट ईयर 2024-25 में जो उनका रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो हुआ है 11900 अरब। तो जब FBR ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये टैक्स डबल कैसे हो गया? हम नहीं दिया ना। अब मसला ये है कि उनसे टैक्स बेस नहीं बढ़ाया जा रहा। जो हमारा भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो कंपनीज ऑलरेडी टैक्स के अंदर है, अगर आप उन पे मजीद बर्डन डालते जाएंगे वो कोलैप्स कर जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल पहले कोलैप्स हो रही हैं और वो अपना यहाँ से और नेशनल वो तो वाइंड अप करके जा रही हैं। इसी तरह सर मैं आपके एक और अहम बात करना चाहूँगा। जी बताएं। बैंक्स के हवाले से कि दुनिया में जो गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट फॉर द बैंक्स, गवर्नमेंट बाय द बैंक और गवर्नमेंट ऑफ द बैंक, और गवर्नमेंट फॉर द IPPs, गवर्नमेंट फॉर द बैंक एंड IPPs एंड बाय द IPPs। देखिए, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 11900 अरब का रेवेन्यू जनरेट किया, कलेक्ट किया FBR ने, पूरी मशीनरी ने, और 8000 अरब उन्होंने जाकर बैंकों में सूद जमा करवा दिया। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक और बात करना चाहूँगा कि 2022 तक जो बैंकों के अंदर डिपॉजिट था वो था 21 ट्रिलियन रुपीस लोगों का, और 2022 से लेकर 2000 अब तक वो हो गया 36 ट्रिलियन, यानी कि 15 ट्रिलियन लोगों ने बैंकों में जाकर रख दिया है, पैसा रख दिया। अब वो कोई काम करना नहीं चाहते, क्यों? वो सेफ साइड है, और जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। अगर वही पैसा जाकर आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं या इंडस्ट्री में लगाते हैं उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो हमारा ये सवाल है गवर्नमेंट से और इदारों से कि अगर हमने IMF से लोन लेना है, अगर हमने टैक्स बढ़ाना है, सेक फॉर द कि हमने बैंक को जाकर वो पैसा दे देना है। अगले साल का जो हदफ है वो 7000 अरब का है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू आपने बैंक को जाकर दे देना है। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो बोरो कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है बैंक से। अगर इसको वो इसको इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, जैसा कि अभी लास्ट ईयर में हुआ कि उनका 1000 अरब से उनका जो है वो इंटरेस्ट कम हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा लोगों ने पैसा रख दिया जाके बैंकों के अंदर, आया जो कारोबारी हजरात हैं वो भी कारोबार की जगह इसी को सेफ समझ रहे हैं और पैसा उन्होंने भी बैंकों में रख दिया? इजी मनी है, कोई काम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है और पैसा जनरेट भी हो जाता है, जो उसके ऊपर आपको मार्कअप मिल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि हर चीज़ से बच गए, अदारों से भी बच गए, बहस से भी बच गए, काम से भी बच गए और इजी मनी। जी बिल्कुल, आपके सवाल भी जवाब है कि हम इजी लोगों को कर दिया गवर्नमेंट ने कि वो इंडस्ट्री ना लगाए, एम्प्लॉयमेंट ना लगाए, दें आपको लोगों को। देखिए, सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का ख़तरा है। हर साल 50 से 60 लाख बच्चा पैदा हो रहा है, हम उसको कहाँ पर कंज्यूम करवाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारा और तमाम बिजनेस कम्युनिटी का, पूरी पाकिस्तानी अवाम का, कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के जो मामलात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट को फौरी इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ने इस पर इक़दाम ना किए तो हालात ख़राब होते जाएंगे। एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अपने खुद अभी जो परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बात कही है। और इसमें देखिए, और एक है जो हमारा जो EFS है उसके अंदर इतना ज़्यादा इंपोर्ट आ गई है कि अब वो चीज़ें आ गई हैं जिसका पाकिस्तान में इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन भी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पॉलिसीज़ बनाने से पहले स्टेक होल्डर को, फेडरेशन को, चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए है कि ताकि हम मिलकर इन चीज़ों को बेहतर बना सकें। अच्छा, ये बताइएगा जी, पैसा तो बैंकों में चला गया, पैसा जब सर्कुलेट नहीं करता, हाथों में नहीं घूमता, तो जो आपकी इकॉनमी है वो रुक जाती है, नए रोज़गार पैदा नहीं होते, नए मौके नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर आप नहीं समझते ऐसे हालात में
जिस तरह सियासत जब एक दफ़ा फंस गई तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, तो कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी भी होना चाहिए और माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कोई एक ऐसा प्लान हो जो तसलसल के साथ चले, कंसिस्टेंट हो। जी काशिफ साहब, आपने बड़ी अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलवाई है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि फौरी तौर के ऊपर चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर हमारे साथ बैठकर बात करें। उसमें मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बैठकर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई जाएं, और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर हारून अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर काम किया है। वो पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हो गई है और अभी मेरे ख्याल से IMF के पास गई हुई है अप्रूवल के लिए। उन्होंने दिन रात, उनकी टीम ने प्राइम मिनिस्टर साहब की उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन के ऊपर उन्होंने काम किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान 10 मई को मार के हक जीता है तो इंशाल्लाह हम मिलकर मार के मईशत भी जीतेंगे और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे इकोनॉमी वाइज। लेकिन अगेन मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जल्द से जल्द मामलात को उनको बेहतर कर लें। जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, इंटरेस्ट रेट में कमी, टैक्सेशन में कमी, ये वो 4 एलिमेंट्स हैं कि अगर आप इसको बेहतर कर लें तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। FPCCI का जो टारगेट है 2030 का, वो $100 बिलियन एक्सपोर्ट करने का है। तो हम अगेन रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सेक्टोरियल इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए, डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे तवज्जो दी जाए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमें उन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा जो कि ट्रेडिशनल हम जिस पे फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसमें 60% जो है टेक्सटाइल का शेयर है और बाकी 4 से 5 सेक्टर है मेन जिनके ऊपर हम बेस कर रहे हैं। इसी तरह तो पाकिस्तान की जो GDP है उसमें मेन 10 शहरों का कंट्रीब्यूशन है और उसमें से मेन जो है वो 4-5 हैं, बाकियों का भी बहुत इनसिग्निफिकेंट उनका GDP में रोल है। तो हमें डिस्ट्रिक्ट को और डिवीज़न को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 32 तकरीबन डिवीज़न है और 169 डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें उस पर भी फोकस करना होगा कि उनको कैसे पावरफुल करना होगा, वहाँ से कैसे इकोनॉमी जनरेट करनी होगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी पड़ेगी। देखिए वहाँ का जो DC है या कमिश्नर है या DPO है, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करना नहीं है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है, वहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट करना नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस पर फोकस करे और वहाँ पर इकोनॉमी ऑफिसर को अपॉइंट करें जल्द से जल्द जो वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। अच्छा ज़की साहब, अभी आपने सारी गुफ्तगू की, आपने बताया कि इंडस्ट्री का 63% इसमें हिस्सा है, 10 मेजर सिटीज़ हैं। इसमें ये बताइएगा, एक तो हमारी IMF से जान नहीं छूटती, किसी ना किसी बहाने कोई भी हुकूमत आती है हमें वापस IMF की तरफ जाना पड़ता है, इसकी क्या वजह है? दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि आपने जितनी तजावीज़ हुकूमत को दी हैं और आपने क्या है कि रेट कम किया जाए, इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, रिलीफ दिया जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, पॉलिसियाँ हर दफ़ा बनती हैं, उसके बावजूद पॉलिसियाँ ही बनती हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की क्या वजह है और वो फाइलों में क्यों दब के रह जाती हैं? देखिए, एक तो इसमें जो कंसिस्टेंसी है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं उनके अंदर भी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए है। हम देखते हैं कि अभी 3 महीने पहले एक सेक्रेटरी जो है वो इंडस्ट्री को देख रहा होता है, वही 3 महीने के बाद वही सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को देख रहा होता है। तो ये चेंज ओवर होते रहते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की है आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी पे काम करना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए, जो पॉलिसीज़ बन गई हैं उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, जिसमें ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उसमें एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है। इस वक्त हमारी एग्रीकल्चर जो है बहुत उसके बुरे हालात हैं वहाँ पर। अभी आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान से हमारी ट्रेड बंद हो गई है, उसकी वजह से हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। किन्नू का सीज़न गुजर गया है, आलू की क्रॉप इस वक्त तैयार है।
इवन आलू की लोग जो है फार्मर जो है वो आलू ज़मीन से निकालने के लिए तैयार नहीं है कि वो निकाल कर करेंगे क्या, उसको लेकर कहाँ जाएंगे। तो वो भी ये भी इस वक्त हमारे सामने एक चैलेंज है। जो पाक अफगान ट्रेड है हमारी वो भी रुकी हुई है और ये तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है और $500 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें हम इस बात का हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि हम किसी भी तरीके से अपनी सिक्योरिटी के ऊपर या अदर मामला पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान है और फिर हम हैं, तो मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ जिन मुल्कों में जंगें भी चल रही हैं वहाँ पर भी जो है वो ट्रेड हो रही है, तो हमें ज़रा इस पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी पाक अफवाज के साथ हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। हम ज़की साहब आखिर में ये भी बता दें, जो मैंने आपसे पूछा, क्या वजह होती है कि बार बार हमें IMF के पास जाना पड़ता है जबकि पोटेंशियल भी है, हमारी मार्केट भी बड़ी है, इसके बावजूद क्या वजह है कि यहाँ पे किस जगह पे कमी है, कोई कमज़ोरी है, कोई लूप होल है जिसकी वजह से हम बार बार IMF की तरफ चले जाते हैं? देखिए काशिफ साहब, मैं समझता हूँ इसकी जो बेसिक रीज़न है ना वो ये है कि पॉलिसीज़ का जब स्टेक होल्डर बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, उस वक्त स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लेती है। ठीक है, सबसे मैं समझता हूँ ये बात है। दूसरी बात यह है कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अगर देखें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। क्या रीज़न है, ठीक है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों पर बैठकर देखना पड़ेगा कि ये क्या रीज़न्स हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही है। अब दिन ब दिन उस पर डाउनफॉल आ रहा है, हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट बढ़ रही है। तो इस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि क्या इसकी वजह यह है कि इत्मीनाद की कमी है? जिसने पैसा लगाना उसको पता है आज मैं पैसा लगाता हूँ, और सियासी अदम इस्तेकाम रहता है मुल्क में, पता नहीं कल को कौन सा हो जाए। आज मैं एक चीज़ की कीमत 100 रुपया समझ के लगा रहा हूँ और कल ये 200 की भी नहीं मिलेगी और मेरा प्रोजेक्ट जो है उससे ख़राब होगा। तो लोगों का इत्मीनाद नहीं रहा कारोबारी हजरात का यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के अंदर। सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत वज़न है कि अगर मुझे ये पता है कि मैंने बैंक में पैसे रखती हैं और मुझे 10% या 10.5% कन्फर्म मुझे रिटर्न आ जाना है, और जबकि दूसरी तरफ अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ और उसमें डे बाय डे या वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट को कैसे मेक श्योर करूँगा। जैसा कि मैंने सोलर की बात की कि 2018 से जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने कहा जी आप ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करें। इंडस्ट्री ने 40,000 मेगावाट लगा दिया, 400 से 500 अरब रुपये इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आप कहते हैं कि मैं नेट मीटरिंग का जो रेट है वो 29 रुपये से 11 रुपये कर दूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी मैं इसके ऊपर टैक्स लगा दूँ। देखिए ये तो फिर कैसे मैं अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे लूँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल ठीक बात होगी। यानी एक तरफ तो आप पहले प्रमोट करते हैं, लोगों को इनिशिएटिव दिलाते हैं कि आप ये काम करें। पहले तो गाड़ियों के अंदर CNG लगने आ गई कि कंपनी ने फिटेड CNG भेजनी शुरू कर दी, पंप पे पंप लगे बंद हो गए। लोगों ने सोलर लगाए हैं, तो अब अपने सोलर इंडस्ट्री जिन्होंने मंगाए होंगे उनके कारोबार की तो ऐसी तैसी होगी। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि दूध के ऊपर 18% टैक्स लग गया सर। 18% टैक्स। देखिए हमारे मुल्क में 10% से कम दूध पैक्ड होता है, ठीक है। आपने पैक दूध के ऊपर 18% लगा दिया और जो अनपैक्ड है उस पर कुछ भी दिया, जो कि 90% ग्वालों की तरह दूध बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो 18% जो 10% पैक्ड होता था, उस 18% लगने की वजह से वो भी क्योंकि महंगा हो गया 70 से 80 रुपए पर लीटर। तो आप और ये हमारी बुनियादी खुराक का हिस्सा है। हमारे करोड़ों बच्चे मेंटली तौर पर जो है वो हेल्दी पैदा नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको बुनियादी खुराक नहीं मिल रही है। तो मेरी ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है और चीफ मिनिस्टर और पंजाब से रिक्वेस्ट है कि बंद दूध के ऊपर पॉलिसी लाएं और उसको सस्ता करने की कोशिश करें ताकि हमें एक हेल्दी और साफ और एक दूध मिल सके ताकि हम अपनी जो आने वाली नस्लों को महफूज कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़की एजाज साहब। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान काशिफ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।